हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर का डिस्कशन किया था और इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख रहे थे हम लोग। आज हम लोग आगे और भी जो फॉर्मूले थे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, उसमें कौन कौन से और टर्म हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये होते क्या हैं, और फिर उसके बाद इनके लिए इक्विवेलेंट वेट के लिए जो वैलेंसी फैक्टर आता है उसका स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ नए वर्ड्स के बारे में। पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब मेनी मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटिक दैट मीन्स प्रोटॉन। और एसिड का मतलब आपको समझ में आएगी कि जो प्रोटॉन डोनर हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मीनिंग क्या हुआ? पॉलीप्रोटिक एसिड मीन्स हो गया एसिड विच हैव एसिड विच कंटेन more than one donating protons। ऐसा एसिड जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग प्रोटॉन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीप्रोटिक एसिड। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉलीप्रोटिक एसिड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। H2SO4। H2SO4 के पास दो प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन है। ये दो प्रोटॉन डोनेट किए जा सकते हैं, तो H2SO4 जो है ये डाइप्रोटिक एसिड है। दो प्रोटॉन इसके पास, तो दो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो कितनों के पॉली में ये डाइप्रोटिक एसिड है। क्लियर हुआ? तो जो डाइप्रोटिक एसिड है हमारे पास H2SO4, इसका स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे हम लोग यहाँ पर। H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आगे मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आएगा ये चीजें। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या हो गया? इस तरीके से होगा। इसको अभी ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में प्लेस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और पूरा केमिकल बॉन्डिंग से ही आप स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? H2SO4 के पास दो प्रोटॉन है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड हमको दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड था। इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये है ऑक्जेलिक एसिड जो कि बेसिकली टोमेटो में पाया जाता है। ठीक, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है? देखिए C≡O≡OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसके पास भी देखिए कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन तो ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है, दो प्रोटॉन है। दो प्रोटॉन इसके पास है, इसलिए ये भी क्या होगा? डाइप्रोटिक एसिड होगा। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड हो गया। कुछ और एसिड देखते हैं हम लोग यहाँ पर। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए C≡O, देयर इज OH। कितने प्रोटॉन है इसके पास? भी दो प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, क्या होगा? ये डाइप्रोटिक एसिड बन गया ये। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, क्या है ये? फॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनता है P≡O, देयर इज 1H, OH। ये यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। रिमेंबर दैट। इसके पास प्रोटॉन तो तीन है। देयर इज 3 हाइड्रोजन, but only 2 hydrogens are एसिडिक। मतलब दो ही हाइड्रोजन एसिडिक हैं। वो हाइड्रोजन है, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन एसिडिक हैं, इसलिए ये डाइप्रोटिक एसिड है।
क्या है ये? डाइप्रोटिक एसिड है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है लेकिन 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं। और ऐसे कैसे आप समझेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा कौन सा नहीं होगा? तो इसके लिए भी हम जस्ट 2 मिनट के बाद ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही देखिए एक है और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड देखिए ये फॉस्फोरस एसिड है, अस लगा हुआ है, और ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये होता है H3PO4। क्या है ये? H3PO4। इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, देयर इज OH। इसके पास 3 प्रोटॉन है और तीनों एसिडिक नेचर का है, तो ये हो जाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहां पर आपको जो भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, जो भी यहां पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, वो हाइड्रोजन क्या है? वो सारे हाइड्रोजन O से अटैच्ड है। तो यहां पर एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद, जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर से, ठीक है? जब हाइड्रोजन, बेसिक एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स से अटैच्ड होगा, देन इट इज एसिडिक इन नेचर। तब वो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां जितने भी जगह पर देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड लिखते हैं CH4, बताइए एसिडिक है क्या बेसिक है? तो इसके पास कोई भी नो एनी एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ कार्बन, और हमारे पास ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, ये कार्बन में ये एसिडिक नेचर का स्वभाव नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? ये ट्रिक था हमारे पास कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जैसे यहाँ पर एसिडिक नेचर का नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर होता है C बॉन्ड H, देयर इज H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखिए इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 3 ये और एक ये, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी एसिडिक नहीं है। सिर्फ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन, और ये कितना है? 1 है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो एसिटिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, रिमूव हो सकता है। तो बैलेंसी फैक्टर की जब हम बात करेंगे इसके लिए तो वो 1 आएगा, क्योंकि इस पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओनली 1 NaOH की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे एसिडिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट मीन्स द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है जो रिमूव हो सकता है। ये समझ में आया? अब दूसरा ट्रिक क्या है इसको समझते हैं। दूसरा ट्रिक देखिए, इसको इरेज करते हैं यहां से। इसी ट्रिक में देखिएगा दूसरा ट्रिक क्या है। अभी वापस कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि दूसरा ट्रिक जो है वो कंफ्यूजिंग ट्रिक है। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, सल्फर से जुड़ा रहता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर NaOH की बात कर रहे हैं हम लोग। तो NaOH का स्ट्रक्चर ऐसा होता है Na
OH। ठीक है, ये NaOH का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। तो क्या ये एसिडिक नेचर का होगा? इज इट एसिडिक? नो, ये एसिडिक नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो एसोसिएटेड होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा और एसिडिक नहीं होगा? ठीक है, तो उस ट्रिक को समझते हैं। देखिए कि ये क्या है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन हाइड्रोजन इज attached with oxygen, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट समझिए, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अटैच्ड विथ मेटल्स। ठीक है, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी मेटल से जुड़ा हुआ है, देन H इज नॉट एसिडिक, तब वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, तब वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। एंड मॉलिक्यूल रिमूव देयर OH माइनस ग्रुप एंड सो बेसिक नेचर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझ लीजिए वापस कि जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो दो केसेस दिखाई दे रहा है। यदि ऑक्सीजन मेटल्स से अटैच्ड है, हाइड्रोजन के साथ तो अटैच्ड है ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन मेटल से भी अटैच्ड है, जैसे कि हम मेटल से अटैच्ड है, किस मेटल, ठीक है, तो मेटल्स से भी अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का शो नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है एसिडिक नेचर का शो नहीं होगा, और मॉलिक्यूल फिर ये हाइड्रोजन डिसोसिएट ना करते हुए पूरा OH ग्रुप डिसोसिएट करेगा, और OH डोनेट ग्रुप को कहते हैं हम बेस, इसलिए वो मॉलिक्यूल बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये समझ में आया? जैसे देखिए दूसरा पॉइंट इसी का, दूसरा पॉइंट क्या है, but oxygen is attached with non-metals with OH group, जब भी ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ OH ग्रुप यदि कहीं पर है, OH ग्रुप और OH ग्रुप का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स से जुड़ा हुआ है, तो नॉन मेटल्स से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, देखिए देन इट इज सो एसिडिक नेचर एंड डोनेट H+। अब ये देखिए एग्जांपल में, जैसे देखिए ये OH ग्रुप हो गया पूरा, और OH ग्रुप में ऑक्सीजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल, तो OH ग्रुप का ऑक्सीजन नॉन मेटल से जुड़े होने की वजह से ये यहां से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, OH नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? यहां पर जब मेटल से जुड़ा रहेगा OH तो बेसिक नेचर का होगा, OH पूरा का पूरा डोनेट होगा, लेकिन जब OH ग्रुप नॉन मेटल से जुड़ा रहेगा, जैसे यहां पर देखिए OH ग्रुप नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो ये यहां से रिमूव होगा। यहाँ देखिए OH ग्रुप नॉन मेटल, ये फास्फोरस नॉन मेटल, तो नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से भी ये रिमूव होगा, यहाँ से भी ये रिमूव होगा। देयर इज ऑल्सो OH ग्रुप, रिमूव यहाँ होगा, ये भी रिमूव यहाँ होगा। लेकिन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फास्फोरस से, तो हाइड्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने पहले ट्रिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर को शो अप नहीं करता है।
तो ये तो था कुछ एसिड और बेस के रिगार्डिंग डिस्कशन कि आप कैसे देखेंगे कि कौन सा वाला ग्रुप एसिडिक है, कौन सा वाला नहीं है, और कौन सा वाला ग्रुप कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। ओएच ग्रुप मेटल्स के साथ आता है तो बेसिक नेचर का होता है, और ओएच ग्रुप नॉन मेटल्स के साथ आता है तो एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ये दो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आप एसिड बेस को समझ लेंगे, और एसिड बेस को समझ में आएगा आपको तभी जाके आप इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने अभी पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ा वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं पॉली हाइड्रोक्सी बेस। इसको समझते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी बेस। पॉली दैट मीन्स मेनी एंड हाइड्रोक्सी दैट मीन्स OH माइनस, और बेस का मतलब आपको पता है जो बेस है। ठीक है, तो ऐसा बेस जिसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। जैसे कि MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये मेटल है तो मेटल के साथ यहाँ पर 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितना OH ग्रुप जुड़ा हुआ है? 2 OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस होगा। और इसके पास 2 OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी बेस, क्योंकि इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए ये डाई हाइड्रोक्सी बेस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर AlOH होल ट्राइस, इसमें Al के साथ 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितना OH ग्रुप जुड़ा हुआ है? और Al क्या है? मेटल है। ठीक है, Al मेटल है, तो यहाँ पर ये ट्राई हाइड्रोक्सी बेस बन गया। 3 हाइड्रोक्सी ये डोनेट कर सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पर? तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि किस तरीके से हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी इस तरीके का कोई बेस बन रहा है, या पॉलीप्रोटिक में मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक इस टाइप का कोई बेस बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो पॉली में मोनो क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए NaOH है, मोनो का मतलब होता है मोनो हाइड्रोक्सी बेस। मोनो का मतलब होता है सिंगल या और वन। जैसे इसके पास केवल एक ही हाइड्रोक्सी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोहाइड्रोक्सी बेस। या मोनोप्रोटिक एसिड क्या होगा? देखिए, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनो का मतलब सिंगल, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, एसिड जैसे HCl हो गया, इसके पास एक ही प्रोटॉन है और वो भी डोनेट हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, HNO3 इट्स ऑल्सो नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। HNO2 इसको भी मोनोप्रोटिक एसिड बोलेंगे। ये है नाइट्रिक एसिड और ये है नाइट्रस एसिड। क्लियर हुआ पॉइंट? HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड है। तो ये तो था हमारे पास डिस्कशन एसिड बेस, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी बेस, पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के रिगार्डिंग। अब हमने डिस्कस किया था कल कि जब एसिड को बेस में मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम आज डिस्कशन करेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो आपको अभी जरूरत है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और आगे चल के जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डिफरेंट टाइप से होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला तो आता है हमारे पास A नंबर में न्यूट्रल सॉल्ट। इसको समझ लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होगा? नाइदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेसिक। ठीक है, ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है, मतलब न्यूट्रल है। तो ये बनेगा कैसे? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? ये बनता है फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड
एंड बेस, एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि NaOH और HCl, इसके पास एक OH है, इसके पास एक H है, ये हो गया मोनो हाइड्रोक्सी बेस और ये हो गया मोनोप्रोटिक एसिड, दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तब इस सॉल्ट को बोलेंगे हम न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं MgOH होल ट्वाइस। अब यहाँ देखिए दो OH ग्रुप है, तो दो OH ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो H ग्रुप चाहिए, तो हमारे पास यदि HCl लेते हैं तो हमको दो HCl चाहिए होगा, तो क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस 2H2O। ये भी क्या बन गया? ये डाईहाइड्रोक्सी बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए दो HCl का यूज किया, तो ये बन गया MgCl2 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है MgOH होल ट्वाइस H2SO4 से रिएक्शन करे, इसके पास दो OH ग्रुप है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो के ये MgSO4 प्लस 2H2O बनाए, तो ये भी क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि AlOH होल ट्राइस 3HCl से रिएक्शन करे और AlCl3 प्लस 3H2O बनाए, तो यहाँ देखिए तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तीन प्रोटॉन मिल गया इसको, AlCl3 बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। एक और देखते हैं, AlOH होल ट्राइस H2SO4 से रिएक्शन करे और प्रोडक्ट बनाए Al2SO4 होल ट्राइस प्लस H2O। थोड़ा बैलेंस करते हैं, यहाँ पर तीन OH ग्रुप है, तीन OH ग्रुप के लिए हमारे पास तीन क्या चाहिए? H चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही H है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया और इधर पे 3 OH है, तो एक काम करते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा क्या? Al2 भी आ गया देखिए और 3SO4 भी आ गया और वाटर के मोल्स निकल रहे हैं यहाँ से 3। तो ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट बना हुआ है Al2SO4 होल ट्राइस, ये भी क्या होगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, ये क्या है? सब न्यूट्रल सॉल्ट हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए ये न्यूट्रल सॉल्ट था। ठीक है, फॉर न्यूट्रल सॉल्ट क्या है देखिए, फॉर न्यूट्रल सॉल्ट वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। एनायन या कैटायन में टोटल चार्ज कितना होगा? आप देखिए, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था फॉर्मूला मेथड, जिसमें कि हम आयंस से फॉर्मूला बनाते थे, उसका यहाँ जरूरत बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, तो ये बना हुआ था Na प्लस और Cl माइनस से, तो ये पार्ट था कैटायन का और ये था एनायन का। ठीक है, निगेटिव चार्ज दैट मीन्स एनायन, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कैटायन। तो यहाँ लिखा है टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन, तो कैटायन में कितना चार्ज है? 1, या और लिखा हुआ, इसका मतलब या दो में से कोई सा भी एक देखना है, या तो इसको देखेंगे या इसको देखेंगे। तो कैटायन में कितना चार्ज है? 1 चार्ज है और एनायन में कितना है? 1 है। तो या तो इसका चार्ज लिखिए या इसका चार्ज, विदाउट साइन लिखना है आपको। तो हमारे पास इस NaCl के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना है? 1 है। यहाँ पर देखते हैं MgCl2 बना हुआ था Mg प्लस 2 एंड Cl माइनस, लेकिन 2Cl माइनस से। अब देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन की बात किया गया है, तो इसमें चार्ज कितना है? 2, और इसमें देखिए एक चार्ज एक Cl में, तो 2 Cl में कितना चार्ज? देयर इज ऑल्सो -2 चार्ज। टोटल चार्ज लिखा हुआ, इसका मतलब एक पे -1 तो दो पे कितना? -2, यहाँ पर +2। साइन हमको लगाना नहीं है, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा? वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आया समझ में? वैसे ही देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस साइड पे Mg प्लस 2 प्लस SO4 -2 था, तो वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? इसके लिए भी 2 ही आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज या तो कैटायन पे या एनायन पे विदाउट साइन लेना है आपको, 2 ही है। AlCl3 का देखते हैं, Al पे +3 चार्ज, Cl पे -चार्ज, लेकिन 3 Cl है,
इसका चार्ज लीजिए या इन तीनों का चार्ज लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है वैलेंस फैक्टर? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है वैलेंस फैक्टर? 3 आ रहा है। चलिए लास्ट एग्जांपल हमारे पास है Al2SO4। यस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Al2SO4 होल ट्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो इससे मिलेगा 2Al + 3 + 3SO4 - 2। अब देखिए एक एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज और 2 एल्यूमिनियम है तो कितना चार्ज जाएगा? देयर इज +6 चार्ज। एक सल्फेट के पास -2 चार्ज, 3 सल्फेट के पास -6 चार्ज। तो ये हमको तो साइन हटा के लेना है वैल्यूज, तो वैलेंसी फैक्टर इसके लिए कितना आते दिखाई दे रहा है? 6 हो जाएगा। नॉट 3, इट इज 6। क्लियर हुआ पॉइंट? तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बन रहा है इसको समझ रहे हैं हम यहाँ पर, और उनके लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीके से कैसे निकालेंगे ये समझ रहे हैं, तब जाके इक्विवेलेंट वेट आएगा, फिर आगे का कैलकुलेशन आपसे क्लियरली होगा। देख लीजिए इसे एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रल सॉल्ट के बाद दूसरे टाइप के सॉल्ट में आते हैं। दूसरे टाइप के सॉल्ट क्या है? देखिए बी कैटेगरी में रखते हैं हम, एसिडिक सॉल्ट। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जो कि मैंने आपको एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। ये बनता है फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब थोड़ा समझिए, पॉलीप्रोटिक एसिड हमने एक्सप्लेनेशन किया है पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में, ठीक है। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना हो, जो पूरा न्यूट्रलाइज ना हो। जैसे देखिए एक लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 पॉलीप्रोटिक एसिड में डाइप्रोटिक एसिड था, क्योंकि इसके पास क्या था? 2 प्रोटॉन डोनेट करता था। तो यदि हम इस 2 प्रोटॉन में से एक ही प्रोटॉन को निकाल के वाटर बनाए, इसमें यदि हम एक ही मोल NaOH लेते हैं 1 मोल, तो क्या बनेगा? देखिए एक ही प्रोटॉन निकलेगा तो ये बन जाएगा NaHSO4 + H2O, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऑलरेडी हमने इसका फॉर्मूला और नाम सॉल्ट फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन मेथड में पढ़ा है। सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड है उसके क्वेश्चंस करिए, आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट के नाम लिखिए, ताकि आपको सॉल्ट का नाम और उसके फॉर्मूले आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। तो इनका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं इसे। और इसके पास देखिए एक प्रोटॉन अभी और बाकी है, इस एसिड का ओनली 1 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इसके पास कितना है? 1 प्रोटॉन रिमेन्स। इसके पास एक प्रोटॉन और बाकी है, इसका मतलब ये एक प्रोटॉन और जरूरत पड़ने पर दे सकता है। इसलिए इसको बना तो सॉल्ट, क्योंकि क्या हो रहा है प्रोसेस? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है क्योंकि वाटर निकल रहा है। तो दिस सॉल्ट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट बना लेकिन इसके पास एक प्रोटॉन और है, इसलिए इसको एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। आया समझ में? दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम लोग, H3PO4। H3PO4 में हमने यहाँ पर NaOH का रिएक्शन करा दिया, तो क्या बना? देखिए इसके पास 3 प्रोटॉन था, ट्राइप्रोटिक एसिड। थोड़े देर के पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है। H3PO3 ट्राइप्रोटिक एसिड है, इसमें हमने एक ही NaOH लिया, तो क्या बनेगा? Na 2 हाइड्रोजन बचा रह जाएगा PO3 में, सॉरी PO4 में, और एक ही वाटर निकला। तो ये बन गया सोडियम, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया। ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में 2 प्रोटॉन है,
2 protons remains। तो ये भी जो है न्यूट्रलाइजेशन से बना तो सॉल्ट बना, लेकिन एसिडिक सॉल्ट। समझ पा रहे हैं आप? यदि हम इसी में 2 NaOH का रिएक्शन करा देते, 2 NaOH का रिएक्शन कराते क्या होता? 2 प्रोटॉन निकल जाता, तो बनता क्या? Na2HPO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। और इसमें देखिए 1 प्रोटॉन रिमेन्स, तो ये भी हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? एसिडिक सॉल्ट हो गया। चलिए देखते हैं अब इनके लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहां हमने लिखा है फॉर एसिडिक सॉल्ट वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। मतलब एसिडिक सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर बचे हुए हाइड्रोजन और कितने वो रिमूव कर सकता है, वही नंबर उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे कि ये सॉल्ट, इसके पास जहां से बना हुआ ये 2 प्रोटॉन था, 1 प्रोटॉन और बाकी है, तो ये 1 प्रोटॉन और निकाल सकता है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है इसके पास, और 1 हाइड्रोजन ये रिमूव कर सकता है। इसकी बात करते हैं, इसके पास 2 प्रोटॉन और है बाकी जो रिमूव हो सकता है, तो इसके लिए भी वैलेंसी फैक्टर दैट मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। जबकि इसके लिए बात करते हैं, एक ही प्रोटॉन है इसके पास जो रिमूव हो सकता है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये वैलेंसी फैक्टर एसिडिक सॉल्ट को निकालने का तरीका था। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ, सॉल्व करिएगा, और सॉल्व हो जाए तो आप ग्रुप में इसको आंसर सेंड करिए। देखते हैं क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को इस यूनिट का, क्योंकि क्वेश्चन देना जरूरी है। डाउट आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप लोग सॉल्व करिए और ग्रुप में सेंड करिए कि Na2HPO3 एसिडिक और बेसिक सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट है, ये बताना है आपको। विच टाइप ऑफ सॉल्ट? Na2HPO3 किस टाइप का सॉल्ट है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 यही लिखते हैं। NaH2PO3 ये भी विच टाइप ऑफ सॉल्ट है, ये बताना है। और दोनों के लिए क्या करना है? एंड डिटरमाइन द वैलेंसी फैक्टर फॉर बोथ सॉल्ट। दोनों सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर आपको डिटरमाइन करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और ग्रुप में सेंड करिए। एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पर, H3BO3 क्या है देखिए। H3BO3 ये इज इट एसिडिक और बेसिक, ये भी आपको बताना है। एंड वैलेंसी फैक्टर फॉर H3BO3। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया सॉल्ट के लिए, एसिडिक सॉल्ट के लिए, बेसिक सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के बारे में। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसके लिए वैलेंसी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देख रहे हैं फॉर आयंस। तो आयंस के लिए बहुत ही सिंपल है। फॉर आयंस, आयन के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। आयन के लिए क्या सिंपल है, देखिए टोटल चार्ज ऑफ आयन
जैसे मान लीजिए हमारे पास है Al+3, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 3। जैसे लिखा SO4-2, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। जैसे लिखा OH-, इसके लिए वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 1। जैसे लिखा हुआ है आपके पास PO4-3, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 3। Mg+2, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। Fe+2, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये था आयंस के लिए वैलेंस फैक्टर जिसमें कि चार्ज हमको दिया हुआ रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग फॉर एटम्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट या एटम के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए हमने वैलेंस फैक्टर लिखा था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूं अभी, बाकी आप इसको ज्यादा डिटेल से पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर रखा गया है उसमें पढ़ेंगे। तो वैलेंसी क्या होता है इसको समझते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक ऑक्टेट रूल होता है। कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, और बाकी एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remove or gain by the element for completing their octet। अब इसको समझिए क्या है, इस रूल को समझ लीजिए, और ये रूल समझ में आ गया आपको तो आपको वैलेंसी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इट इज डुप्लेट। ठीक है, ये क्या है समझिए, हाइड्रोजन यदि है तो हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी सेल में हाइड्रोजन के लिए होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास। ठीक, बट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। नाउ इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इनिशियली, तो इसके पास देयरफॉर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन required for completing their duplet। ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसके पास यदि 1 इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लगता है। तो इसके पास 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ लिखा है नंबर ऑफ रिमूव और गैन इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और गैन करेगा तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे देखिए हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, नो एनी अदर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर डुप्लेट, क्योंकि इसके पास खुद का डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट रूल जो है वो हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वैलेंस फैक्टर हो गया 1। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो वैलेंसी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ
ये बोल सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स कोई एलिमेंट्स बना सकता है, उसकी भी टेंडेंसी को हम वैलेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि हीलियम का वैलेंसी कितना है, 0 है, तो हीलियम कोई भी बॉन्ड बना नहीं सकता। वैलेंसी यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, जबकि यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हीलियम इक्वल्स टू 0, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर ओपन, ये डुप्लेट रूल्स को पढ़ा अभी हमने। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्टेट क्या होता है। बाकी इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम केमिकल बॉन्डिंग नाम से यूनिट है उसमें पढ़ेंगे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हमको जितनी जरूरत पड़ रहा है वैलेंसी क्या है उसको समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऑक्टेट में क्या होता है, और ऑक्टेट का मतलब होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जैसे बात करते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे क्या है हमारे पास ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो 2 6, ठीक है, किसके रूल से, 2n⁻², यार n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसा ये नंबर ऑफ सेल होता है, और ऑर्बिट जो आप लोगों ने सीखा होगा 9th-10th क्लास में। बाकी हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट की जरूरत है। तो फर्स्ट नंबर के सेल में, के नंबर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एल नंबर के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी सेल। ठीक है, वैलेंसी सेल की बात आपको समझ में नहीं आ रहा था तो इसको डिस्कस कर लिया हमने कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल को, जो सबसे लास्ट वाला सेल रहेगा या ऑर्बिट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंसी सेल। और ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल वैलेंस सेल के लिए लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। ये क्या कर रहा है, gain 2 electron for completing their octet। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी कॉस्ट हो जाएगा 2, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या रिमूव कर रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग, 2-4 एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इस फॉर्मूले से फर्स्ट नंबर में हमारे पास होना चाहिए n इक्वल्स टू 1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इनपुट करते हैं यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए 2, यह नंबर ऑफ सेल, के नंबर का सेल था। यदि यहाँ n इक्वल्स 2 पुट करते हैं तो यहाँ होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एल नंबर के सेल में। ऐसे ही आगे चलते हैं हम लोग, m नंबर दैट मीन्स 3, यहाँ कितना हो रहा है देखिए, 3 × 3 9, और 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास सेल है फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब 7 में से 2 तो यहाँ आ गया, मतलब बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इसका सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड के सेल एंड एल सेल, और ये जो सेल है वैलेंसी सेल है, क्योंकि ये क्या है, ये लास्ट सेल है, लास्ट सेल इसके लिए है ना, तो वैलेंस सेल हुआ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और होना चाहिए कितना था, 8 होना चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसको चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्टेट। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, वैलेंसी क्या है,
जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है या जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसका वैलेंसी हो जाएगा। और इसका डिटेल्स हम लोग पूरा आगे की यूनिट्स हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला केसेस था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला एक दो केसेस स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे सोडियम की बात करते हैं, Na 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर याद करना है आपको कुछ। तो यहाँ पर देखिए 11 में फर्स्ट नंबर सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या किए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दी। तो ये हो गया के सेल, एल सेल और एम सेल। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन, और होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देगा, तो 8 हो जाएगा। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, 2 and 8, इसलिए तो हम इसको Na+ लिखते थे, और 2 and 8 बन गया। तो ये रिमूव इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैं वापस बताता हूँ आप लोगों को। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, व्हेन वैलेंसी सेल कंटेन, वैलेंस सेल मतलब, वैलेंस सेल का मतलब होता है और लास्ट सेल, लास्ट सेल, व्हेन वैलेंस सेल और लास्ट सेल कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, जब लास्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, देन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जब किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर देखिए 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 5 हो रहा है। ऑक्सीजन के केस में कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, ठीक। तो वही उसका वैलेंसी होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा, यदि आपके पास, ये एक ट्रिक पॉइंट हो गया, बट वैलेंसी सेल कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, देन इट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहेगा तो क्या करेगा, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करके 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में किसके लिए, देखिए जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल 1 होता है, यस, नंबर ऑफ सेल का मतलब के सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चलेगा, बोले Mg देखिए 12 भाई 2 8 2, चलिए वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप दिमाग लगा रहे भाई डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला स्टेबल है, नहीं, यहाँ पर KLM, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 से ज्यादा है क्या, नहीं है, 4 से ज्यादा नहीं है, 4 से कम है, 4 से कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, यस दिस इज करेक्ट। तो इसके लिए वैलेंसी जो होगा वो होगा 2। नहीं तो आप सोचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है आसानी से, ये जरूरत ही नहीं है क्योंकि डुप्लेट रूल को फॉलो करा है, इसके लिए डुप्लेट रूल नहीं है। जब आपके पास सेल नंबर 1 होता है, n = 1 होता है, तभी डुप्लेट रूल लगता है, और n का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया 2 3 4 के लिए तो ऑक्टेट रूल लगता है। तो यहाँ ऑक्टेट रूल्स आपको लगाने हैं और वैलेंसी देखना है, ठीक है। तो आज फिर से हमने कुछ नए फॉर्मूले सीखे वैलेंसी फैक्टर के लिए, और उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किया हमने, ठीक है। आगे अब हम लोग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिजिटल एजेंट क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं, और उसके लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब था हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, सॉरी मिस हो गया यहाँ पर, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब थोड़ा समझिए, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और इसने क्या किया, एक्स इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। एक्स इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया तो बचा क्या इसके पास, एम के पास प्लस एक्स चार्ज आ गया। ठीक है, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस एक्स चार्ज। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये एम ऑक्सीडाइज्ड इनटू एम प्लस एक्स। एम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके एम प्लस एक्स बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा ना किसी के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो जो कोई भी इसके पास से इलेक्ट्रॉन को लेगा उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ समझिए रिडक्शन का प्रोसेस लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बात कर सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एम है, ये एक्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, एम माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए इट इज प्रोसेस हो रहा है हमारे पास रिडक्शन का, और क्या हो रहा है, एम रिड्यूस्ड इनटू एम माइनस एक्स। एम रिड्यूस होके एम माइनस एक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, यहाँ एम ऑक्सीडाइज होके एम प्लस एक्स का बनाया, फॉर्मेशन किया, और यहाँ ये रिड्यूस होके एम माइनस एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसी ना किसी को, और इस प्रोसेस के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक, तो यहाँ मैं दो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जिसका सेल्फ रिडक्शन हो, जिसका सेल्फ रिडक्शन मतलब जो खुद रिड्यूस हो। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो। एजेंट का मतलब होता है कि जिसके थ्रू कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कोई काम हो रहा है और वो काम है रिडक्शन। तो यहाँ पर देखें तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। तो ये कौन सा एजेंट कैसे काम करेगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो, उसको बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में, इसको क्या बोलेंगे, इसमें एम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए एम को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके थ्रू ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एजेंट जो है इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या कर रहा है, इसके थ्रू दूसरे का रिडक्शन हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जो लिखा हुआ ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ देखिए इसमें इसका सेल्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट इज सेल्फ रिडक्शन। इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, यहाँ एम जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है कि जिसका सेल्फ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर, ये 2 पॉइंट को समझना है। तो आइए वैलेंस फैक्टर के डिस्कशन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया है कि फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैलेंसी फैक्टर जो था कि सेल्फ रिडक्शन रहा था, तो लिखा था हमने गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है वो क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता था, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा था हमने, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है, ये इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, जिसको आगे चल के हम पूरा रेडॉक्स यूनिट में स्टडी करेंगे। ये मोल कंसेप्ट में ही आएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इनके लिए वैलेंसी फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद इसके हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, उसके छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हमने समझ लिया है। आगे के लेक्चर के लिए फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इक्विवेलेंट से रिलेटेड फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।